नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 2 दिसंबर को हमास के खिलाफ सख्त बयान दिया है। उन्होंने गजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई को लेकर हमास को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर 20 जनवरी 2025 तक बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में तबाही मचा दी जाएगी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो अमेरिका मानवता के खिलाफ यह अपराध करने वालों को इतिहास की सबसे बड़ी सजा देगा। उन्होंने इसे अमेरिका की प्रतिष्ठा और न्याय के लिए गंभीर मुद्दा बताया। आपको बता दें कि इसराइल के आंकड़ों के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के दौरान 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। इनमें से लगभग 101 विदेशी और इसराइली नागरिक अब भी हमास के कब्जे में हैं। हमास का दावा है कि इनमें से 33 बंधकों की मौत हो चुकी है। हमास के इस हमले के दौरान 1200 इसराइली नागरिक भी मारे गए थे। वहीं इसराइल ने युद्ध शुरू होने के बाद गजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें अब तक 44,400 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बांग्लादेश में शांति सेना भेजे जाने की मांग पर बांग्लादेश ने प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि ममता बनर्जी की बांग्लादेश में शांति सैनिक भेजे जाने की मांग राजनीति में उनकी मदद नहीं करेगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने सोमवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा में अपने संबोधन में कहा था कि बांग्लादेश के मौजूदा हालातों के मद्देनजर वहां शांति सेना भेजी जानी चाहिए। उन्होंने भारत सरकार से अपील की कि बांग्लादेश में शांति सेना भेजने के बारे में संयुक्त राष्ट्र से बात की जानी चाहिए। वहीं अब उनके इस बयान पर बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार ने पत्रकारों से कहा कि हम ममता बनर्जी के बयान को एक तरह की राजनीतिक टिप्पणी के तौर पर देखते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने यह बयान क्यों दिया। तौहीद हुसैन ने कहा कि मेरा मानना है कि राजनीतिक तौर पर यह टिप्पणी सही नहीं है। राजनीतिक बहसों को हमेशा राजनीतिक नजरिए से देखा जाना चाहिए। यह बयान पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनकी स्थिति के लिए मददगार नहीं होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कट्टरपंथी बताया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश की सरकार कट्टरपंथी, चरमपंथी और हिंदू विरोधी सरकार है। वे मंदिरों को तोड़ने और गैर कानूनी तरीके से हिंदू साधुओं को हिरासत में रखने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई को लेकर पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। वहीं इस बीच सोमवार को अगरतला में हिंदू संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के सहायक उच्चायुक्त कार्यालय में भी तोड़फोड़ की, जिस पर बांग्लादेश की सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने सोमवार को पड़ोसी देश में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के एक समूह द्वारा अगरतला में बांग्लादेशी सहायक उच्चायोग के परिसर में प्रवेश करने की घटना को बेहद खेदजनक बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में वाणिज्य दूतावास की संपत्तियों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए और सरकार इस घटना के बाद भारत में बांग्लादेशी मिशनों की सुरक्षा बढ़ा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय की यह टिप्पणी राजधानी त्रिपुरा में बांग्लादेशी मिशन के पास हजारों लोगों द्वारा एक विशाल रैली निकाले जाने के कुछ घंटों बाद आई, जिसमें बांग्लादेश में दास की गिरफ्तारी के साथ साथ उस देश में हिंदू समुदाय पर हमलों का विरोध किया गया। सरकार द्वारा अधिग्रहित अपनी भूमि के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए किसानों ने सोमवार को दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन उन्हें नोएडा दिल्ली सीमा पर रोक दिया गया, जहां वे धरने पर बैठ गए। किसानों ने कहा है कि अगर 7 दिनों के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे फिर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। वहीं किसानों के दिल्ली चलो मार्च पर किसान नेता राकेश टिकैत ने ANI से बात करते हुए कहा कि गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना 3 प्राधिकरण हैं, जहां किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से किसानों को 64% अधिक मुआवजा देने को कहा है,
लेकिन सरकार नहीं कर रही। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को 10% जमीन देने का भी वादा किया गया था, लेकिन सभी किसानों को वह जमीन नहीं दी जा रही है। महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस 4 दिसंबर को खत्म हो जाएगा, जब राज्य भाजपा विधायक दल अपना नया नेता चुनेंगे। कल सोमवार को पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। पीटीआई के अनुसार इससे पहले भाजपा ने विधायक दल की बैठक के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी को अपना केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया। वहीं आपको बता दें कि 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस को इस शीर्ष पद के लिए सबसे आगे माना जा रहा है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया कि बैठक बुधवार सुबह विधान भवन में होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में 50 लाख से अधिक लोगों को पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की एजेंसियां उनकी जमीन पर पाइपलाइन बिछाने की अनुमति नहीं दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन संस्थाओं से तत्काल मंजूरी नहीं मिलती है तो उनकी सरकार कानूनी कदम उठाएगी। राज्य के हर घर को पेयजल आपूर्ति से जोड़ने में देरी पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे किसी राजनीतिक नेता की बात ना माने और परियोजना को पूरी लगन से पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य करें। बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के संगठन सहयोग नहीं कर रहे और उनकी जमीन पर पाइपलाइन बिछाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं उनसे तत्काल अनुमति देने का अनुरोध करूंगी ताकि इन परिवारों को पेयजल आपूर्ति की जा सके। पंजाब में 2007 से 2017 तक शिरोमणि अकाली दल सरकार द्वारा की गई गलतियों के लिए सुखबीर सिंह बादल और अन्य नेताओं के लिए तनख्वाह यानी धार्मिक दंड की घोषणा करते हुए अकाल तख्त पर सिख धर्म गुरुओं ने सोमवार को वरिष्ठ अकाली नेता को सेवादार के रूप में कार्य करने और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बर्तन धोने और जूते साफ करने का निर्देश दिया। अमृतसर में अकाल तख्त के मंच से आदेश सुनाते हुए सिखों के लिए सर्वोच्च लौकिक सीट के जत्थेदार यानी रघबीर सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल, जो कि सुखबीर बादल के पिता थे, को दी गई फखरे कौम की उपाधि वापस लेने की भी घोषणा की। आपको बता दें कि 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का पिछले साल अप्रैल में निधन हो गया था। ईडी ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी फिल्मों के कथित अवैध वितरण से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 4 दिसंबर को पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्हें सोमवार को मामले के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने नई तारीख की मांग की। सूत्रों ने बताया कि कुंद्रा को अब 4 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा गया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को आश्वासन दिया कि अगले 3 वित्तीय वर्षों में राज्य शिक्षा में बड़ा बदलाव लाएगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर बुनियादी ढांचे और राज्य के युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे। एक सार्वजनिक बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री पीडी सोना और उनके सलाहकार की अध्यक्षता में पूरे राज्य में विचार मंथन सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि विभाग में मुख्य मुद्दों को समझा जा सके और उन्हें हल करने के तरीकों और साधनों का दस्तावेजीकरण किया जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एक बार ये सत्र पूरा हो जाने के बाद सिफारिशों के साथ एक व्यापक रिपोर्ट राज्य सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए सौंपी जाएगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने सोमवार को सिद्दीपेट जिले के पांदा थिम्मापुरा में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस यानी HCCB की अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड फैक्ट्री का उद्घाटन किया। HCCB की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 49 एकड़ में निर्मित यह सुविधा 2000 करोड़ रुपए यानी 251 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के नियोजित निवेश का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए पहले ही मौजूदा चरण में उपयोग किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि यह तेलंगाना में कंपनी की दूसरी फैक्ट्री है।
तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में भूस्खलन में फंसे 7 लोगों में से 5 के शव बरामद किए गए हैं। 24 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सोमवार को 5 लोगों के शव बरामद किए गए। राज्य के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि बचाव दल बाकी लोगों के शव बरामद करने के लिए काम कर रहा है। इस घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री स्टालिन ने 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण तिरुवन्नामलाई में भारी बारिश हुई, जिसके बाद 1 दिसंबर को पीयूसी नगर इलाके में भूस्खलन हुआ। इस हादसे में 2 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने सोमवार शाम को लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया है। वहीं हिजबुल्ला ने भी जवाबी कार्रवाई में एक इजरायली पोस्ट पर गोले दागे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पिछले हफ्ते हुए युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमले में दक्षिणी लेबनान के 2 गांवों में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई है, जहां इजरायली सेना का कहना है कि उन्होंने पूरे लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया। वहीं हिजबुल्ला ने कहा कि उसने जवाबी कार्रवाई में इजरायली कब्जे वाले क्षेत्र में सेना की चौकी पर गोले दागे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के हमले को युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन करार देते हुए कहा कि इजराइल इस पर मजबूती से जवाब देगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी युद्ध विराम के समझौते की घोषणा के समय नेतन्याहू ने कहा था कि अगर हिजबुल्ला ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया तो वो भी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।